हेलो बच्चा पार्टी। तो हम आ गए हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे मैं फॉर्मेट दूंगा उसके साथ ही हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है। इस चैप्टर के कई नाम है। ठीक है ना। ये बेसिकली क्लास 10 के आईसीएसई वाले बच्चों के लिए है। ठीक है। तो ये पार्ट जो है हमारा मॉडर्न इंडिया में आता है। अच्छा। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इस चैप्टर का बहुत नाम है। सबसे पहला इसका नाम है सिपॉय ऑफ म्यूटिनी। दूसरा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, वॉर ऑफ 1857। ये बहुत सारे नाम है। ठीक है। तो एक्चुअली ये वॉर हुआ कब था और क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वॉर किसके बीच हुआ था। ठीक है। ये वॉर जो हुआ था ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस इंडिया। पूरा इंडिया नहीं था। ठीक है ना। कुछ पार्ट था इंडिया का। कहा जाता है कि पूरा इंडिया था। पूरा इंडिया होता तो ऑब्वियस बात है ये कभी सकते ही नहीं। ठीक है। EIC वर्सेस इंडिया। ठीक है ना। बहुत छोटा पार्ट था इंडिया का। ठीक है ना। अब बात समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये लड़ाई कब हुआ, गौर करिएगा टाइम पीरियड। कभी भी हिस्ट्री पढ़िए, टाइम पीरियड। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इजाद हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपका हुआ था 1600 में। AD ऑब्वियस बात है। ठीक है ना। और ये जो है भारत आए थे 1608, या बहुत स्कॉलर को माना है 1607 में। ठीक है। चलिए आप 7 मान के चलिए, कुछ भी। ठीक है। इंडिया में आए जब जहांगीर थे कोर्ट में। ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये पहले आए थे, ये तो आपको पता ही होगा। पहले कौन आए थे, पोर्तुगीज आए थे। ठीक है। इसके ऊपर भी फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे है, ये सारा मैं बताऊंगा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। ये पूरा डिटेल मैं आपको अलग से वीडियो में दूंगा। ठीक है ना। ये टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ। अच्छा। फिर आपका आता है, इन्होंने कई साल बाद, मतलब बहुत सारे इन्होंने स्ट्रगल किया। उसके बाद 1743 टू 1749 तक, या 53 तक क्या हुआ, कार्नाटिक वॉर्स। कार्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक वॉर मतलब इंडिया का जो नीचे वाला रीजन है। ठीक है। मतलब ये वाला जो रीजन है। ठीक है। यहाँ पर लड़ाई होना स्टार्ट हुआ, वो भी हम जानेंगे। इस वीडियो में मत जानिए। अगर आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ वो सब वीडियोस देखिए। ठीक है ना। अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशनल पर्पस नोट्स चाहिए आपको, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है। अच्छा। तो है क्या काइनेटिक वॉर्स। फिर आपका जो एकदम हिस्ट्री का लाइन चेंज कर देता है इंडिया के लिए, वो होता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि बंगाल में। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता ही होगा मैं कोलकाता से हूँ। ठीक है। अच्छा। फिर आपका होता है बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है। फिर हमारा बहुत सारा मराठा के साथ वॉर होता है इनका। फिर आपका कि क्या नाम है, टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर के साथ वॉर होता है। फिर बहुत सारे इन्होंने वॉर्स किए, एनेक्सेशन किए। ठीक है ना। तो ये पूरा टाइम पीरियड होते होते तक देखिए इन आए कब थे, 1607 में। इन्हें पूरा 150 साल लगा अप्रॉक्स, या 140 साल लगा, मतलब अपना होल्ड बनाने में। ठीक है। पूरा 150 साल लगा। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ, बंगाल कब्जा हो गया। ठीक है। पूरा 150 साल। उसके बाद और 100 साल में, यानी कि देखिए वॉर कब हुआ, 1857 में। पूरा इन्होंने क्या किया, भारत पूरा इनके मुट्ठी में था। ठीक है। तो 1857 तक इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ हुआ। ठीक है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक ही मेन प्लंडर हुआ। प्लंडर मतलब क्या, सारे रिसोर्सेज, भारत जो कि सोने की चिड़िया कहा जाती थी, वो पूरा चिड़िया उड़ गया, इन्होंने उड़ा दिया। ठीक है। बहुत सारे रीजंस है। अब देखिए इस टाइम पीरियड में जो सारे रीजंस है, उन्हीं के वजह से ये लड़ाई हुआ। क्लियर है। इस सारे पीरियड में जो रीजंस है, देखिए अगर आज मैं और आप, ठीक है, दोनों दोस्त है। ठीक है। दोनों के बीच लड़ाई होता है तो रीजन क्या होता है, कुछ कॉज होगा ना, डायरेक्ट फाइटिंग होगा नहीं। डायरेक्ट फाइटिंग नहीं होता है, हमेशा लड़ाई के लिए कुछ कॉज होगा। ठीक है ना। जैसे कि पॉलिटिकल कॉज हो गया। पॉलिटिकल कॉज जैसे कि मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूँ, मान के चलिए, आप कांग्रेस। ठीक है। फिर समझिए मैं आपका गरीब हूँ, आप अमीर। ठीक है। मतलब ये हो गया एक इकोनॉमिक कॉज। फिर हो गया समझिए आ, आप पढ़ने में अच्छे हैं, मैं पढ़ने में खराब हूँ, तो कोई भी रीजन की वजह से कॉज होता है। ठीक है ना। कॉज मतलब क्या हो गया, चिंगारी। चिंगारी लगते रहता है, लगते रहता है। ठीक है। और फिर अचानक से उसमें माचिस का तिल्ली लग जाता है, यानी कि पूरा एक्सप्लोजन। तो वो जो एक्सप्लोजन है उसे हम कहते हैं इमीडिएट कॉज। क्लियर है।
तो बात समझिए, हमें क्या पढ़ना है पूरे हिस्ट्री में क्लास 10 का 3 वॉर्स है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, फिर आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इनका क्या पढ़ना है, बस कॉजेस, क्या क्या रीजन थे कि लड़ाई हुआ, ठीक है ना, और चिंगारी जो पूरा लगा, यानी कि इमीडिएट कॉज, ये आपको जानना पड़ेगा। क्लियर है। और फिर पूरा 90 साल बाद 1947 में इंडिया को हम आज़ादी मिली। ठीक है ना, तो ये पूरा हमारा 1857 से लेकर 1947 जो भी हुआ, इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री आईएससी या आईसीएसई के हिसाब से मानते हैं। लेकिन अगर आप कोई हाई लेवल की पढ़ाई करिएगा तो 1707 से ये पीरियड को माना जाता है। जैसे कि मैंने फॉर्मेट में कहा था कि अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। 1707 यानी कि औरंगजेब के डेथ के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है। बहुत जन कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है 1658 से, जब औरंगजेब आया था। ठीक है, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। तो हमने बस क्लास 10 के लिए इतना क्वेश्चन पढ़ना है, 1857 टू 1947। और ये जो युद्ध हुआ था, ये रीज़न क्या था, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन पेंसिल उठा लीजिए, दिमाग को बत्ती खोलिए, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि वॉर क्यों होता है, कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारा सिलेबस क्या है, सिर्फ कॉजेस पढ़ना है हमें, ठीक है ना, और इमीडिएट कॉज विथ सम कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है आपका रिजल्ट्स। ठीक है ना, कि उससे हुआ क्या। जैसे कि समझिए दो कंट्री लड़ रहे हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन, तो इसका कॉज क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कुछ नहीं, बेकार। ठीक है ना, तो जो भी हो तो उनके प्रेसिडेंट्स जाने, उनके गवर्नमेंट जाने क्या होगा। ठीक है ना, सबका अलग अलग मानना है। मेरे हिसाब से तो वॉर बेकार होता है। चलिए, सबसे पहला नंबर 1, पॉलिटिकल कॉज। स्प्रेड हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, स्प्रेड बस रीड कर लीजिएगा। सबसे पहला जो पॉलिटिकल कॉज था, उसका रीजन था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डेलहाउजी। ठीक है, तो देखिए अब उसका दूसरा रीजन था, और दूसरा जो टॉपिक है वो है सब्सिडियरी अलायंस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड मतलब इज्जत के लिए बोला जाता था, ऐसा नहीं कि भगवान। ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, तो बहुत टीचर्स, मेरे खुद के टीचर ऐसे हैं कि लॉर्ड इन्हें कहते नहीं थे। ठीक है ना, सिर्फ डेलहाउजी वेलेस्ली कहते थे। तो जो भी अपना अपना मानना है, आपको जैसा लगे। अच्छा, तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और पॉलिटिकल कॉज है क्या, मतलब समझिए इंसान इंडियन जो है, उनके मन में जो ये हुआ, हेट पैदा हुआ, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, तो ये दो का मेजर रीजन क्या था, अभी वो हम पढ़ेंगे क्या था, ये है उसका कारण। ये दो मेन कारण था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, समझिए एक राजा है, ठीक है, किंग। ठीक है, इसका अगर अपना एक बेटा है, ओन सन, ठीक है, ओन सन है, तभी ये राजगद्दी में बैठ सकता है। ठीक है ना, राजगद्दी में बैठ सकता है। आप थोड़ी ऐसा, ये तो झोपड़ा है, मान के चलिए। ठीक है, अगर किंग का अपना बेटा है तभी ये राजगद्दी में बैठ सकता है। लेकिन अगर ये किंग का अपना बेटा नहीं हुआ, या फिर अडॉप्टेड सन हुआ, अडॉप्टेड समझ रहे ना, तो ये गद्दी में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, और ये जो पूरा गद्दी है, ये किसे चला जाएगा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाएगा। क्लियर है, अपना बेटा हो तो ठीक है, बैठो भाई, अगर नहीं हुआ, अडॉप्टेड हुआ, तो बेटा गया, आपका किंगडम गया। ठीक है ना, तो ये किसने निकाला था, लॉर्ड डेलहाउजी ने निकाला था। आई होप क्लियर है। अच्छा, साथ साथ क्वेश्चन भी सुनते जाइए, कैसा आएगा, डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर उसे किसने निकाला था। ठीक है ना। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कौन कौन पढ़ा, ये हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, समझिए, ये हमारा एक मुल्क है, मान के चलिए अवध। ठीक है, अब अवध को समझिए किसी से खतरा है, समझिए कि मराठा से खतरा था। ठीक है ना, अब ब्रिटिश कहेंगे
ऑब्वियस अवध छोटा है, मराठा बहुत बड़े पावरफुल। तो ब्रिटिश क्या करेंगे, इन्हें सपोर्ट देंगे, ब्रिटिश इन्हें सपोर्ट देंगे, ठीक है ना। अब ब्रिटिश क्या करेंगे, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली ने ये कहा था कि हम तुम्हें सपोर्ट देंगे, लेकिन इसका जो आर्मी होगा, ठीक है, वो आर्मी क्या हो जाएगा, उसे हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो आर्मी इसे हटाना पड़ेगा, जो अवध का जो आर्मी है उसे हटाना होगा। उसके बदले कौन सा आर्मी आएगा, ब्रिटिश का दिया हुआ आर्मी आएगा। क्लियर है? पहला। दूसरा, वो जो आर्मी दिया जाएगा उसका खर्चा भी तो देना होगा ना, वो कौन देगा, यही देगा, यहाँ का राजा। चलिए दूसरा। तीसरा क्या था कि इन्हें भी पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए, अरे भाई हम आर्मी दे रहे तो हमें भी तो पैसा चाहिए ना। क्लियर है? और एक बॉन्ड साइन होता था, ठीक है ना, कि मतलब ये जो है किसी से हेल्प नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सब्सिडियरी अलायंस। अलायंस मतलब क्या होता है, समझौता। समझिए, मैं और आप समझौता कर लिए, अलायंस बना लिए, पार्टी बना लिए, ठीक है ना, तो उस पार्टी का कुछ बॉन्ड होगा, उसे ही हम कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। तो बेसिकली छोटे राज्य जो थे इसमें मैनिपुलेट होकर साइन कर देते थे ताकि वो बड़े राज्य से बच पाए, और खासकर मराठास से, क्योंकि मराठास जो थे वो आपके बहुत क्रूअल हुआ करते थे, ठीक है ना। मतलब पहले के तो नहीं, जब आगे जो होने लगे, वो क्या करते थे, अगर कोई उन्हें मतलब उनका दो टैक्सेस था, ठीक है ना, स्वदेशी और एक था, रिकॉल नहीं कर सक रहा हूँ अभी। तो ये जो दो टैक्सेस थे, जब इन्हें नहीं मिलता था, हाँ चौथ, मराठास के दो टैक्सेस थे, ये सब है नहीं सिलेबस में, मैं बस आपको बता रहा हूँ। और सरदेशमुखी, ठीक है ना, ये दो टैक्सेस, ये 1/4 और ये 1/10, ये दो टैक्सेस मराठास लेते थे। तो ऑब्वियस बात है, सब मराठास से डर के रहते थे, तो इनसे बचने के लिए ये क्या करते थे, ब्रिटिश से हाथ मिला लेते थे। तो यहाँ पर ये दो रीजन से पॉलिटिकल कॉज हुआ और आपका एनेक्सेशन या बहुत कुछ स्टार्ट हुआ। तो चलिए देखते क्या हुआ। आई होप ये क्लियर है, एग्जाम में आएगा सब्सिडियरी अलायंस किसने किया और वो था क्या। अच्छा, तो सबसे पहला जो था वो है पेंशन डिनाइड टू नाना साहेब, ठीक है ना। तो अब इस बात है, नाना साहेब कौन थे, ये हमारे लास्ट पेशवा थे, ठीक है ना। किसके बेटे थे, ये बाजीराव टू के बेटे थे। किसके बेटे, बाजीराव टू, ठीक है ना। और ऑब्वियस बात ये पता होगा आपको कि बाजीराव टू जो थे लास्ट पेशवा थे, उसके बाद मतलब थर्ड बैटल हुआ एंग्लो वर्सेस मराठा का, और उसके बाद बाजीराव टू को पेंशनर का जैसा रखा जाता था। और फिर ये जो थे नाना साहेब, ये इनके अपने बेटे नहीं थे, ये कैसे थे, अडॉप्टेड सन थे। तो अब ऐसा बात है, ये किसके अंडर फॉल करेंगे, गेस करिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। तो ब्रिटिश ने कहा कि तुम तो मैंने आप जो है वो अपने बेटे नहीं है किसके, बाजीराव टू के, तो आप लास्ट पेशवा भी नहीं हुए, तो वो किसके अंडर फॉल कर गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इनका पेंशन डिनाइड हो गया। तो अब इस बात है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, तो पहला पॉलिटिकल कॉज। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा ये मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई और झांसी, ठीक है। अब बात समझिए, हाँ, तो सॉरी एक्चुअली क्या होता है, ट्रांजिशन हुआ होगा अभी। तो एक्चुअली क्या होता है कि मेरा जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, तो स्टोरेज खाली करके मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका एक अडॉप्टेड सन था, ठीक है ना, क्योंकि 1853 में, ठीक है, झांसी के जो राजा थे इनका मृत्यु हो जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन डिनाई कर दिया था, या उनके बेटे को राजा बनने से डिनाई कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो भी किसके अंडर में फॉल कर गए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कहा, देखिए राजा किसे कहा जाता है, जिनका एम्पायर हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका मुगल एम्पायर बढ़ाया अकबर ने, सबसे बड़ा किसके टाइम में था, औरंगजेब के टाइम में। लेकिन उसके बाद से, औरंगजेब के बाद से डिक्लाइन होता स्टार्ट हुआ, और होते 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 ऐसा आया, अहमद शाह के टाइम में तो मोहम्मद जो थे, उनके टाइम में तो तुम छोटा सा हो गया था, और उन लोग पेंशन के तौर पे रहते थे। तो ये भी वैसे ही कुछ थे, लास्ट मुगल एम्पर, ठीक है। तो हुआ क्या था, बहादुर शाह जफर
जो थे, बोला गया था, मैं ब्रिटिश ने कहा था हम आपको लास्ट मुगल का टाइटल देंगे, लेकिन आपके बेटे को मुगल का टाइटल नहीं देंगे, उन्हें बस एक नॉर्मल प्रिंस का जैसा हम ट्रीट करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, इन्हें गुस्सा आया, ठीक है ना। तो ये तो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, इनके तरफ से इनकी जो वाइफ थी जीनत महल, उन्होंने लड़ाई का इजाद किया था, ठीक है। अच्छा, फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध। अच्छा, एनेक्सेशन मतलब क्या होता है? एनेक्सेशन मतलब हथिया लेना। एनेक्सेशन मतलब हथिया लेना। जैसे कि बात समझिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो अभी कोई पुलिस आए, उन्होंने क्या किया, नहीं तुम मत पढ़ाओ, हम पढ़ाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो पूरा इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी है, उन्होंने पूरा हथिया के अपने आ गए, ठीक है ना। तो एनेक्सेशन ब्रिटिश क्या करते थे, कोई भी जगह उन्हें कब्जा करना पड़ता था, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, उस जगह को एनेक्स कर देते थे, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ अवध को नहीं एनेक्स किया, सिंध को किया, और भी कई जगह को किया, और ये भी किसका पॉलिसी था, लॉर्ड वेलेस्ली का पॉलिसी था। तो एनेक्सेशन, पहले ये याद रखिएगा, 1857 मैंने बक्सर की लड़ाई के बाद 1863 के बाद ये जो अवध है, ये आपका आ गया था सब्सिडरी अलायंस में, जिन्हें हम कहते थे बफर स्टेट, ये मत जानिए उतना, ठीक है ना। लेकिन लेटर ऑन सब्सिडरी अलायंस क्या है, राजा तो रहेगा ना, लेकिन लेटर क्या किया इन्होंने, एनेक्स कर दिया जगह को, ठीक है ना। तो अवध के लोगों को क्या कहा कि अवध जो है ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं राजा साहब, तो इसलिए अब हम इसको पूरा देखेंगे, क्लियर है। तो ये सारे रीजन थे जो पॉलिटिकल कॉज में आएंगे। अगर आपका एग्जाम में आएगा राइट डाउन 3 पॉलिटिकल कॉज, तो आप क्या लिखिएगा, ये सब मत लिखिएगा, पेंशन डिनाइड ये खाली लिख के छोड़िएगा तो जीरो मिलने वाला है। लिखना होगा पेंशन डिनाइड टू नाना साहेब, इसके अंदर क्या हुआ था ये लिखना होगा। फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी जो थी, इनका क्या हुआ था, और कोई भी 3 मार्क्स का होगा तो 3, 4 मार्क्स का होगा तो 4, मैं हमेशा आपको 4 पॉइंट्स दूंगा, ठीक है, या 5 पॉइंट्स दूंगा, तो उसी बेसिस में आप अपना नोट्स तैयार करिए, ठीक है ना। और इस बाद बुक को भी रेफर करते जाइए, तो क्लियर है। और ऐसा भी आ सकता है 2 मार्क्स का जो मैंने कहा था, ठीक है, वाई वॉज नाना साहेब डिनाइड द पेंशन बाय द ब्रिटिश, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक ना। वॉट वॉज द रीजन दैट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ज्वाइन द वॉर, वॉट हैपन टू द लास्ट मुगल रूलर, ठीक है ना, वॉट वॉज द एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो ऐसा करके भी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पॉलिटिकल कॉज, आई होप क्लियर है। हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, या जो नेक्स्ट कॉज है, वो है सोशियो रिलीजियस कॉज। पहला क्या था, पॉलिटिकल, अब नेक्स्ट क्या है, सोशल रिलीजियस। टोटल कितने कॉज है, 4, और एक इमीडिएट कॉज होगा, ठीक है। अच्छा, तो सोशल रिलीजियस कॉज का जो पहला है, वो है हमारा एबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो रीमैरिज लीगल, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ लाइन से। दूसरा आपका है टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। तीसरा मॉडर्न एडुकेशन। चौथा मॉडर्न इनोवेशंस, ठीक है। और पांचवा जो है वो है आपका ऑपरेशन ऑफ पुअर या करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी बोले। चलिए एक एक करके समझते हैं। मैं आपको बस पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप ट्राई करिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो बहुत बेहतर है, या फिर अपना बुक से ले सकते हैं आप, ठीक है ना, नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला एबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो मैरिज। तो देखिए हिंदू में क्या होता था, एक्चुअली 1857 के पहले, ठीक है ना, 1851 के पहले, क्योंकि सती उस टाइम बैंड हुआ था, कि सती एक प्रथा थी। एक्चुअली सती क्या था, कि समझिए एक मैरिड कपल है, एक आदमी और एक औरत, ठीक है। हस्बैंड जो है मर जाते हैं, तो औरत जो है उन्हें भी जला के मार दिया जाता था। कैसे, उन्हें अपने हस्बैंड को गोद में लेकर बैठना पड़ता था और उन्हें भी जलाकर मार दिया जाता था, ठीक है ना। तो सर विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय इस चीज़ के अगेंस्ट थे, ठीक है ना। तो उन्होंने ही अबॉलिशन ऑफ सती और विडो रिमैरिज, जैसे कि जिसका भी हस्बैंड का इंतकाल हो गया या फिर आपका मृत्यु हो गया, उन्हें वापस शादी करने की मंजूरी नहीं थी। तो उन्होंने ये दो चीज़ में मतलब माहिरत हासिल की। माहिरत हासिल की मतलब सक्सेस पाया, क्योंकि ये दोनों उस समय
बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चलता था, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपका टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस मतलब क्या हो गया, जैसे कि समझिए मुसलमानों को मस्जिद जाना पड़ता है, ठीक है ना, और हिंदुओं को आपका मंदिर जाना पड़ता है, ठीक है। तो टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस मतलब क्या हो गया कि अब समझिए, अब अगर हम मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो हम क्या पैसा देते हैं कि फ्री होता है, फ्री होता है। तो अगर समझिए आपको पैसा देना पड़े तो कोई जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसी रीज़न की वजह से अगेन क्या हो रहा है, बार बार मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ कि इंडियन जो सोसाइटी था या इंडियन जो आर्मी लोग थे उन लोगों का जो था मन ब्रिटिश की तरफ भड़क रहा था, इसीलिए ये सब लड़ाई का कारण बना। हाँ, तो टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस आई थिंक आपको समझ आ गया। अच्छा, तीसरा था मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन एक्चुअली क्या है कि देखिए, आज जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसी को कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है ना। लेकिन पहले के बच्चे क्या पढ़ते थे, पहले के बच्चे जैसे कि इस्लामिक में मुस्लिम बच्चे क्या करते थे, मदरसा में पढ़ते थे, इस्लामिक नॉलेज पाते थे। और हिंदू के बच्चे क्या करते थे, यानी कि हिंदुइज्म के बारे में जानते थे, यानी कि पाठशाला में पढ़ते थे, राइट। तो उन्हें डर था कि अगर मॉडर्न एजुकेशन आ गया, देखिए मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन लाने का मेन मकसद था इंडिया में कि क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ठीक है ना, सबको क्रिश्चियन बनाना, मास कन्वर्जन करना। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने धर्म से बहुत डटे रहे और इसलिए ये प्लान जो था फेल हो गया, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ का डर था मौलवी और पंडित लोग को, वो चीज़ हुआ। मुसलमानों को देखिए आज का डेट में कुछ इस्लामिक नॉलेज उतना है नहीं जितना होना चाहिए, और दूसरा हिंदुओं को भी उतना नॉलेज नहीं है जितना उनको होना चाहिए। लेकिन हमें फिजिक्स बायो पूछ लीजिए, हमें सब आता है, राइट। तो जो डर था वो हुआ मॉडर्न एजुकेशन। चौथा था मॉडर्न इनोवेशंस। तो मॉडर्न इनोवेशन जैसे कि दो चीज़ है, एक टेलीग्राफ पोल्स और एक रेलवेज। तो टेलीग्राफ पोल जो था एक अफवाह का था, रूमर था कि जो भी ब्रिटिश का बात नहीं सुनेगा उसे उसी टेलीग्राफ पोल में लटका कर सजा दिया जाता है। तो इसका वजह से भी आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। और रेलवेज, रेलवेज मेनली बोला जाता है कि इंडियन के बेटरमेंट के लिए स्टार्ट हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे इंट्रोड्यूस किया था ताकि ब्रिटिश का जो रॉ मटेरियल है वो जल्दी सप्लाई हो सके, ठीक है ना। और रेलवेज का मेन इधर कॉज जो था वो था कि अछूत का वजह से, अनटचेबल्स। हिंदू में देखिए चार कास्ट है, ठीक है ना, अब ब्राह्मण और शूद्राज एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ठीक है ना, ये पहले का बात है। तो इसका वजह से क्या हुआ, एक डिवाइड एंड रूल स्टार्ट हो गया, किसमें, हिंदुइज्म में आपस में, ठीक है ना, कि ब्राह्मण और शूद्राज को एक साथ बैठना पड़ रहा था। तो ये एक मेजर रीजन था। और ब्रिटिश लोग क्या करते थे, आगे का जितना भी बोगी होता था वो अपने लिए रिजर्व करके रखते थे और पीछे सारे इंडियंस रहते थे। आई होप क्लियर है, सुपीरियर का बात हो रहा है इधर। और ऑपरेशन ऑफ द पुअर, ऑपरेशन ऑफ द पुअर मतलब अमीर जो था वो हमेशा गलती करके निकल जाता था और गरीब हमेशा पिसते रहती थी, ठीक है। आई होप सोशल रिलीजियस कॉजेज आपको समझ आ गई, एग्जाम में कैसा आएगा, ठीक है। राइट डाउन एनी 3 या 4 सोशियो रिलीजियस कॉजेज, ठीक है ना। या फिर आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबॉलिशन ऑफ सती, ऐसे करके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ आप एक काम करिए, बुक से रीड करिए, ठीक है ना, और उसे अपना नोट्स बनाते चलिए तो बहुत बेहतर होगा। अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत बेहतर है। अच्छा, थर्ड नंबर है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज नंबर 1, 2, 3। सबसे पहला जो है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर है हमारा ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोइंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है। नंबर 4 इंडिगो। हाँ, तो सबसे पहले समझिए ड्रेन ऑफ वेल्थ है क्या। ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन ड्रेन ऑफ वेल्थ तो आने ही वाला है। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी का क्या कहना था या था क्या ये, कि समझिए इंग्लैंड है, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में सामान जो बन रहा था या जो भी हो रहा था ये इंग्लैंड जाता था, बिकता था, लेकिन उसका जितना रेवेन्यू इंडिया को मिलना चाहिए था उतना रेवेन्यू मिलता नहीं था।
तो इससे क्या होगा, समझिए आपका एग्जाम्पल 100 रुपया का सामान यहाँ बेचा गया, जो 20 रुपये में बनाया जा रहा है 100 रुपये में यहाँ बेचा गया, लेकिन इन्हें दिया कितना जा रहा है, समझिए 10 रुपया। तो ऐसे कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करेगा, कभी नहीं करेगा, वो इंडस्ट्री बल्कि क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था, हिंदुस्तान में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। ठीक है, तो सोना सहारा लेकर इंग्लैंड भाग गए। और क्या होता था, देखिए ब्रिटिश एक्चुअली इंडिया आए थे आपका ट्रेड करने, राइट। तो ट्रेड क्या करते थे, वो मसाला लेके जाते थे, स्पाइसेस, और उसके बदले इंडिया को सोना देते थे, गोल्ड, बुलियंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुलियंस। लेकिन ये ट्रेड फिर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पूरा राज उनका ही है, तो वो क्यों दे कुछ भी, इसी रीजन की वजह से। तो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट जानने से पहले हम जानते हैं रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब बात समझिए, जैसे कि अभी आप कोम यूज़ करते हैं या कोई भी प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मिरर हो गया या कुछ भी, तो पहले क्या होता था, ये सब चीज़ जो है क्या होता था, हाथ से बनाया जाता था। ठीक है ना, अब ब्रिटिश ने क्या किया, कहा कि सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर हैंडीक्राफ्ट सारी इंडस्ट्री बंद हो गए तो उसके वजह से क्या होगा, जो आदमी नॉर्मल अपना कमा के खा रहे थे तो उसको क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से इकोनॉमी क्या होगा, फॉल करेगा। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप मैच करा पा रहे, इसके वजह से ये हुआ, क्लियर है। और लास्ट, इंडिगो कल्टीवेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए इंडिगो जो है, ये आपका जो ब्लू रंग देखा है ना आपने, या नेवी ब्लू, वो रंग इससे आता है। तो ब्रिटिश क्या करते थे, उन्हें इंडिगो रंग जो था वो बहुत भारी मात्रा में चाहिए था। ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, जितना भी इंडियन पीजेंट थे उनसे सब कुछ बंद करवा के, सारा कुछ बंद करा के क्या करते थे, उन्हें कहते थे इंडिगो उगाओ, जितना भी ज़मीन है उसमें इंडिगो उगाओ। ठीक है, तो ये बात अच्छा है, ये खराब है, ऑब्वियस बात है खराब है। ठीक है, और इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, मैं आपको बता दूं कि ये फर्टिलिटी जल्दी लेता है। जैसे कि समझिए, एक अगर ज़मीन का फर्टिलिटी है 10 साल का पीरियड, तो अगर आप उसमें इंडिगो उगा रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 6 साल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक कॉजेज। आई होप इकोनॉमिक कॉजेज आपका क्लियर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाइए, बार बार कह रहा हूँ, बहुत फायदा देगा आपको। नंबर 4th कॉज, मिलिटरी कॉज। अच्छा, मिलिट्री कॉज में हमारा आता है इमीडिएट कॉज। जैसे कि मैंने कहा था, वो क्या कॉज, चिंगारी लग रहा अब माचिस। तो सबसे पहले मिलिट्री कॉज है कि लोअर सैलरीज, फिर ब्लीक प्रमोशन चांसेस, जनरल बैड ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं टू इंडियन सोल्जर्स। और यहाँ आपका आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू इनफील्ड राइफल्स। चलिए आराम से समझते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट ना। मिलिट्री कॉज क्या था, मिलिट्री में क्या प्रॉब्लम आया आर्मी में। तो सबसे पहला कि समझिए, एक इंग्लिश ऑफिसर है और एक इंडियन ऑफिसर है, उन्हें दोनों ब्रिटिश को ही सर्व करते थे। सबसे पहला, इसका सैलरी कम था, इसका सैलरी ज़्यादा था, दोनों का भले पोस्ट सेम था, लेकिन इसका सैलरी कम, इसका सैलरी ज़्यादा, पहला। दूसरा, ब्लिक प्रमोशन चांसेस, इंडियन जो है हाईएस्ट सूबेदार का पोस्ट तक जा सकता था, लेकिन इंग्लिश कहीं तक भी जा सकता था, मतलब हाईएस्ट चांसेस थे। ठीक है, ब्लिक समझ लेना, मतलब कम से कम। बैड ट्रीटमेंट टू इंडियंस, इन्हें हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, खराब से ट्रीट किया जाता था, इन्हें हमेशा अच्छा ट्रीट किया जाता था। और देखिए काला गोरा का भी भेद इस समय से चला आ रहा है। ठीक है, इन्हें पिग विग कह के भी मतलब क्या बोलते हैं, आर्मी में चढ़ाया जाता था। ठीक है, और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि वहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, देखिए समझिए, ऑब्वियस बात है, आर्मी है तो ब्राह्मण होंगे, ऑब्वियस बात है, इंडियन में ब्राह्मण बहुत है। तो ब्राह्मण लोगों का एक मानना था कि वो, अच्छा जैसे कि अब इम्पोर्टेंट एक सवाल देता हूँ, समझिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं आपको कोचिंग में बुला के पढ़ा सकता हूँ, मैं समझिए आपके घर जाके आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको कहीं भी बुलाकर पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, चलिए आपके फ्रेंड के घर में
या कहीं भी, ठीक है ना। मैंने नया कोचिंग खोला वहाँ, तो वैसे ही अगर आप मेरे सोल्जर है तो मैं आपको कहीं भी यूथ के लिए भेज सकता हूँ। तो ब्राह्मण भी आर्मी में थे, तो ब्रिटिश भी इन्हें कहीं भी भेज सकता है, राइट। तो ब्राह्मण के लिए एक टैबू था, टैबू मतलब पाप था। 7 समुद्र में से अगर कोई भी एक समुद्र इन्होंने पार किया तो उनके लिए टैबू था। ऑब्वियस सी बात है, तो ये किसका सेंटिमेंट हर्ट करने लगा? ब्राह्मण्स का, कि ब्रिटिश उन्हें कहीं भी जो वॉर के लिए भेजा करते थे। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ 1856 में, कब? 1856 में लड़ाई हुआ था, 1857 1856 में आपका इनफील्ड राइफल्स का इंट्रोडक्शन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा अकेला, ठीक है। तो इससे पहले ब्राउन बेस यूज होता था राइफल में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इनफील्ड राइफल्स आया। अब इनफील्ड राइफल्स में एक अफवाह फैला। क्या अफवाह था? कि देखिए, आपने वो देखा है जिसे बलून हम फोड़ते हैं, वो कैसे होता है, बार बार उसमें डालना पड़ता है गोली, फिर उसे शूट होता है। तो पहले राइफल्स वैसे ही होता था, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज को पहले क्या करना पड़ता था, ऐसा खोलना पड़ता था। देखिए, कार्टिलेज को ऐसा खोला हमने, ठीक है, मतलब जिस बारूद को, फिर हमने भरा, ठीक है, फिर इसको शेक किया, फिर हम इसे बंद करके फायर करते थे। समझ आ रहा? तो अब बोला जाता था वो जो कार्टिलेज था वो हाथ से नहीं खुलता था, उसे दांत से खोलना पड़ता था। तो अब एक अफवाह क्या फैला था कि वो जो कार्टिलेज है वो आपका काव का चर्बी या फिर पिग का चर्बी से बना है। उन्हें उसका ये है, स्किन है, चर्बी, समझ आ रहा ना, स्किन। तो काव जो थे वो हिंदू के लिए क्या है? सैक्रेड है। और पिग जो है वो मुस्लिम के लिए क्या है? टैबू है। ठीक है, हराम है। तो बस फैल गया। मंगल पांडे, आमिर खान याद होगा, ठीक है। तो मंगल पांडे जो थे उन्होंने ही वॉर का इनिशिएट किया, मंगल पांडे। और फिर सब अलग अलग जगह से, जैसे कि नाना साहब जो थे वो अपना जगह से, रानी झांसी की रानी अपना जगह से, जीनत महल अपना जगह से, सब अपना जगह से, फार्मर वार्मर सब अपने जगह से विद्रोह करने लगे अगेंस्ट हुम? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप क्लियर है ये पोर्शन। तो इसे प्लीज अच्छा से समझिए और लिखिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो थोड़ा हिस्ट्री का बड़ा हो जाएगा, तो उससे ये नहीं कि स्किप कर दे, थोड़ा थोड़ा देखिएगा। लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस मैं ट्राई करूंगा छोटा करने का। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। देखिए, जितना मैं हैशटैग देके लिखा रहा हूँ बस आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, खाली कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है और स्प्रेड स्प्रेड नहीं पढ़ना है, कॉजेस पढ़ना है। 4 कॉजेस थे, है ना, कौन कौन सा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल रिलीजियस, मिलिट्री और इमीडिएट। इमीडिएट पढ़ना ही होगा, वो अलग है। और कॉन्सिक्वेंस। तो सबसे पहला था क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858। तो ये जो एक्ट था, क्या हुआ अब बात समझिए। वॉर हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया इंग्लैंड, और यहाँ कौन आ गया? ब्रिटिश क्राउन। समझ आ रहा? तो ब्रिटिश क्राउन मतलब किसका राज होगा? क्वीन, ठीक है। तो क्वीन आके, मतलब क्वीन का कुछ प्रोक्लेमेशन था, कुछ बात था, जो कि कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में, यानी कि प्रेजेंट डे प्रयागराज। कब पढ़ा गया था? 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि हमारे फर्स्ट वाइस रॉय थे। नोट्स बनाइए इसे। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया था, इंडिया में ब्रिटिश क्राउन आ चुका था। ये पढ़ा गया था इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। लड़ाई हुआ था 1857 से स्टार्ट हुआ था, 1856 में इंट्रोडक्शन हुआ था, मतलब 1 साल पूरा लड़ाई चला। लॉर्ड कैनिंग ने इसका, उन्हें ये प्रोक्लेमेशन पढ़ा। अब देखिए, पहले कौन था आपका? गवर्नर जनरल हुआ करता था इंडिया में, अब कौन आ गया? वाइस रॉयस, ठीक है। पोस्ट खाली बदला, मेरे काम सेम है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग हो गए। अच्छा, अब क्या प्रोक्लेमेशन थी? सबसे पहला, एनेक्सेशन को बंद कर दिया जाएगा। एनेक्सेशन जो किया जा रहा था ना सिंध का, फिर आपका अवध का हमने पढ़ा, उसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा,
कि सभी को माफ़ी दिया जाएगा जो भी वॉर में पार्टिसिपेट किए, लेकिन उनको माफ़ी नहीं दिया जाएगा जो डायरेक्ट मर्डर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। और तीसरा कि यूरोपियंस और इंडियंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये तो बात का बात था, ऐसा तो कुछ होने वाला था नहीं, ये आपको ही पता, मुझे भी पता कि इंडियंस और यूरोपियन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और भी थे, लेकिन आपको 3 पॉइंट ही जानना जरूरी है, और ये सब आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में। कहाँ रीड किया गया था, कब हुआ था, किसने किया था, फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया का कौन था, ये सब आ सकता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है हमारा रेशियल एंटागोनिज्म। रेशियल एंटागोनिज्म मतलब काला घोड़ा का जो भेद था वो बहुत बढ़ चुका था, ठीक है। अच्छा, फिर चेंज इन आर्मी। आर्मी जो प्रपोर्शन था वो यूरोपियन का थोड़ा बढ़ा दिया गया था, इंडियन का थोड़ा कमा दिया गया था। और जैसे कि पहले इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडियन को भी दिए जाते थे, पोस्ट मतलब क्या, जगह जहाँ पर वो खड़े रहेंगे, तो वो सारा पोस्ट से उनके हटा कर ब्रिटिश को डाला गया, ठीक है। तो चेंज इन आर्मी और रेशियो में भी चेंजेस है, ठीक है, तो आप अपने बुक से देख लीजिए। और आपका बस इतना ही, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा, अच्छा ये भी लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी रिमूव्ड और कौन आ गया, ब्रिटिश क्राउन आ गया। क्लियर है। तो बस इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन और एक सेट का क्वेश्चन आ सकता है जो मैं आपको बता देता हूँ। वाई इंडिया लॉस्ट द वॉर। तो इंडिया क्यों हारे, 3 रीजन, ठीक है ना। ये शायद है नहीं बुक में, अगर है तो ठीक है। इंडिया क्यों हारे, सबसे पहला लैक ऑफ नेशनलिज्म, मैं कहता हूँ सब क्या है। फिर नो लीडर, ठीक है, और नो प्रॉपर आर्मामेंट्स या आर्मी, या फिर बहुत धोखाबाजी भी हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें और भी है बहुत है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ प्रिंसली स्टेट्स को ऑनर किया गया था, ये सब है, ठीक है ना। मैंने कहा गया था कि देखिए क्वीन तो अब इंडिया की हो गई ना, मतलब ब्रिटिश की क्वीन और इंडिया की क्वीन एक है, और जितने भी प्रिंस थे वो सब को मतलब टाइटल दे दिया गया था प्रिंस, मतलब जितना भी राजा वाजा था ना इंडिया में अवध अवध का, सबको क्या कहा जा रहा था, प्रिंस। क्लियर है। और उन्होंने बहुत हेल्प किया था, पंजाब ने और आपके सारे प्रिंस ने बहुत हेल्प किया था ये लड़ाई जिताने में। कौन सा लड़ाई, ये लड़ाई, ठीक है। अच्छा, वाई इंडिया लॉस्ट द वॉर, ठीक है। सबसे लैक ऑफ नेशनलिज्म, किसी के अंदर कोई भारत को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था, सब क्यों लड़ रहा था, अपने लिए। नाना साहब अपने लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई अपने लिए लड़ रही थी, ठीक है, नाना साहब को अपना पेंशन चाहिए था, तो सब अपने लिए लड़ रहे थे। दूसरा, नो लीडर, कोई लीडर ही नहीं था, ठीक है ना। जैसे कि अगर एक फुटबॉल का मैच चलता है तो मैनेजर बहुत मैटर करते हैं, ठीक है ना अच्छे अच्छे टीम क्या हो जाती है, गिर जाते हैं, तो कोई प्रॉपर लीडर नहीं था समझाने वाला कि कैसे स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, नो प्रॉपर आर्मामेंट्स। देखिए इंडियंस के पास बहादुरी बहुत थी, ठीक है ना, एकदम आपका एकदम नारा लगाते हुए जाएंगे तलवार लेके, लेकिन ब्रिटिश भी ऑन द अदर हैंड राइफल लेके खड़े, आओ पट से हेडशॉट, क्लियर है ना। तो यही सब प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब बहादुरी बहुत है, समझिए मैं तलवार लेके जा रहा हूँ और कोई इधर खड़ा है बंदूक लेके, तो वेट करेगा, आओ जितना भी बहादुरी है, पट से हेडशॉट एक देगा, बस खत्म हुई। आई होप क्लियर है। तो प्रॉपर आर्मामेंट्स यानी कि वेपन्स नहीं थे। और लड़ कौन रहा था, थोड़ी ना कोई सेना लड़ रही थी या कोई फौज लड़ा रहा था, लड़ कौन रहा था, पीजेंट्स, नॉर्मल आदमी लोग, ठीक है। तो आई होप आपका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 क्लियर है, ठीक है। तो हिस्ट्री का वीडियोस देखते रहिए, हर वीक एक हिस्ट्री का और सिविक्स का मैं डालूंगा ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नोट्स भी दे दूँ ताकि आपको नोट्स आप प्रिंट करा के पढ़ सके आराम से, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू।